तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर केल ने फाइनली मैजिक टावर को खरीद लिया था और फिर वो गुप्त रूप से मैजिक टावर के अंदर जाता है, जहां पर उसे मैजिक टावर के काफी सारे प्रीसियस आइटम दिखते हैं। लेकिन उसे मैजिक टावर से बस एक ही चीज चाहिए था, मैजिक टावर का ट्रेजर, यानी कि उसका सारा पैसा। और उसे वो ट्रेजर म्यूलर, जो मैजिक टावर का आर्किटेक्ट था, उसकी हेल्प से मिल भी जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ही ज्यादा खुश हो गया था। और फिर उसका सेकंड प्लान, यानी कि जंगल के अंदर एक विला बनवाने का प्लान शुरू होता है, जिसके लिए वह जंगल क्वीन यानी कि रिताना की हेल्प करने के बहाने उसके पास रेन फॉरेस्ट के अंदर जाता है और उससे कहता है कि वह उसके सबसे बड़े प्रॉब्लम यानी कि इंडलेस फायर को बुझा सकता है, जिसे बुझाना इम्पॉसिबल है। लेकिन केल उससे कहता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वह उस फायर को काफी आसानी से बुझा सकता है, और उस पावर का नाम फायर सप्रेसिंग वाटर है। और फिर इसके बाद केल रिताना के साथ उस जंगल के अंदर जाता है जहां पर आग लगी थी, और अब उसे उस फायर को बुझाना है। और अब आगे तभी ड्रैगन केल से कहता है, इंसान संभल के, यह काफी खतरनाक हो सकता है। और केल भी उस फायर को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि यह फायर इतना ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि यह नेकलेस उस फायर को पूरी तरीके से बुझा पाएगा या फिर नहीं। और फिर रीना से कहता है, मिस रीना प्लीज पीछे हट जाइए, क्योंकि यह फ्लेम काफी ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर उस फायर की तरफ आगे जाते हुए कहता है, इसलिए प्लीज मेरे करीब मत आइएगा। लेकिन केल को लेकर रीना काफी ही ज्यादा चिंता कर रही थी। तभी अचानक से टेन उसे पीछे की तरफ से खींचने लगता है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि वह जगह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। तभी केल रीना से कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जल्द ही इस फायर को पूरी तरीके से बुझा दूंगा, इसलिए आप यहाँ से दूर चली जाइए। और अगर आपको लगा कि मैं खतरे के अंदर हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे बचा लेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल उस फायर की तरफ आगे जा रहा था, लेकिन उस फायर की फ्लेम काफी ही ज्यादा ताकतवर थी, जिसे संभालना केल के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उस नेकलेस की वजह से केल के ऊपर उस फ्लेम का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी ड्रैगन कहता है, इंसान यह फायर काफी ही ज्यादा अजीब है, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तभी केल अचानक से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर रोजलिन और चोईहान खड़े हुए होते हैं, और केल अपने मन में कहता है, मैंने उनसे कहा था कि वे लोग मेरे पीछे ना आए, लेकिन फिर भी। तभी हम देखते हैं जहाँ पर वहाँ पर बारिश होने लगती है, क्योंकि केल उस नेकलेस के पावर का यूज करने लगता है और अपने मन में कहता है, अगर मुझे इस फायर को सप्रेस करना है तो मुझे यहाँ पर एक सुनामी लानी होगी। रीना हैरान होकर अपने सामने देखती है जहाँ पर उस नेकलेस के अंदर से काफी सारा वाटर बाहर आ रहा था, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उसका साइज इतना बड़ा था जिससे उसने एक ही बार में पूरे फायर को कवर कर लिया था। तभी ड्रैगन कहता है, चलो साथ में मिलकर इस फायर को पूरी तरीके से खत्म कर दे। हम देखते हैं जहाँ पर सच में वहाँ पर केल के पावर की वजह से सुनामी आ गई थी, लेकिन अचानक से उस सुनामी का साइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और वह पूरा वाटर केल के ही तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर चोईहान काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और केल को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर वहाँ पूरी तरीके से शांति हो गई थी, और हम उन सभी के सामने देखते हैं जहाँ पर वह फायर पूरी तरीके से सप्रेस हो गया था, और वहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन उनके सामने केल नहीं था, जिसकी वजह से रीना काफी ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर हैरान होकर अपने सामने देखती है। तभी रोजलिन एक राहत की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, मैं भूल गई थी कि उनके पास पावर है। हम केल को देखते हैं जिसने अपने एंसेंट पावर का यूज किया था और उन सभी चीजों से बचकर बाहर आ गया था, जो काफी ही ज्यादा कूल लग रहा था। तभी ड्रैगन कहता है, इंसान मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर शील्ड को कास्ट करना भूल गया क्योंकि मैं वाटर को देख रहा था। यह सुनकर केल कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं
नहीं है और अपने मन में कहता है यह सच है कि मैं भी इसके बारे में भूल गया था, तो इसका मतलब यह मेरी भी गलती है। लेकिन मैंने बिना सोचे समझे इस पावर का यूज करने लगा। मुझे नहीं लगा था कि इस फायर सप्रेसिंग वाटर की पावर इतनी ज्यादा होगी। तभी साइड से ड्रैगन कहता है इंसान मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं जिंदा बच पाया हूँ। यह सुनकर ड्रैगन रोने लगता है और कहता है तुम बेवकूफ इंसान। तभी अचानक से रोजलिन और चोइहान केल के पास आ जाते हैं और रोजलिन केल को हील करते हुए कहती है यंग मास्टर केल क्या आप ठीक है? केल कहता है मुझे चोट नहीं लगी है और मुझे लगता है कि आपको पता होगा मिस रोजलिन। तभी हम रीना का सीन देखते हैं जो उस फायर को बुझा हुआ देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि काफी लंबे समय से वह फायर उन लोगों को काफी ही ज्यादा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें भी वहां पर रहने में काफी दिक्कतें हो रही थी। तभी पीछे से रीना से केल कहता है मिस रीना मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और ऊपर से अब इस जंगल का फायर पूरी तरीके से बुझ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत है। लेकिन रीना काफी ही ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहती है मैंने जब उस पर्सन को पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि वह काफी कमजोर है और ऊपर से यहाँ पर इस फायर को बुझाने के लिए काफी सारे लोग आए लेकिन उनमें से इस फायर को कोई भी नहीं बुझा पाया। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो वह पर्सन कमजोर नहीं है बल्कि काफी ही ज्यादा ताकतवर है। तभी अचानक से रिताना केल से पूछती है यंग मास्टर केल क्या आप मेरे साथ यहाँ पर रुकना चाहेंगे? केल कहता है नहीं क्योंकि यहाँ के लोगों को आपकी जरूरत है ना कि मेरी, और अब फायर पूरी तरीके से बुझ चुका है इसलिए अच्छा होगा कि आप इन सभी लोगों के ऊपर ध्यान दें और अपनी ट्राइब को और भी ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करें। मैं बस अपने विला को देखना चाहता हूँ जहाँ से मैं सनसेट को आसानी से देख सकूं। और फिर अपने मन में कहता है अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे बस मेरा मैजिक स्टोन चाहिए और मैं फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी रिताना धीरे से कहती है मुझे रोन किंगडम से काफी जलन हो रही है। केल कहता है आपने क्या कहा? रिताना कहती है कुछ भी नहीं। तभी केल मुस्कुराते हुए रिताना से कहता है तो फिर क्वीन होने के नाते आपको इस पूरे जमीन को ब्लेस करना चाहिए और इन सभी के सामने एक काफी अच्छी स्पीच देनी चाहिए। केल की सभी बातों को सुनकर रिताना अपनी ब्लैक पैंथर के ऊपर बैठ जाती है और फिर चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहती है फायर अब पूरी तरीके से जा चुका है तो इसका मतलब हम यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, तो इसीलिए आज से ही हम एक नई शुरुआत करेंगे और इस जंगल को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल अपने आप को सुखा रहा था और अपने साइड में देखता है जहाँ पर ड्रैगन भी काफी गीला था, जिसे देखकर केल उसकी तरफ एक टॉवल को आगे करता है लेकिन ड्रैगन उसे मना करते हुए कहता है इंसान सबसे पहले तुम अपने आप को सुखा लो क्योंकि तुम्हें सर्दी हो सकती है। यह सुनकर केल उसे पोंछते हुए कहता है तुम भी काफी गीले हो इसलिए तुम्हें भी खुद को सुखा लेना चाहिए। तभी साइड से क्राउन प्रिंस मैजिक क्रिस्टल के जरिए केल से कहता है यंग मास्टर केल आप इतने भीगे हुए क्यों हैं? लेकिन केल उसे कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है और फिर उस सीट पर बैठते हुए क्राउन प्रिंस से पूछता है तो स्टैन फैमिली में क्या चल रहा है? केल के क्वेश्चन को सुनकर क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि हाल ही में स्टैन फैमिली के हेड को बदल दिया गया है। तभी ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है तो फाइनली मेरे रिवेंज लेने का समय आ गया। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मुझे यहाँ पर आने में पूरे 3 हफ्ते लग गए और इस समय के दौरान सिर्फ एक ही चीज हुई है कि स्टैन फैमिली का हेड बदल गया, यानी कि ब्लैक ड्रैगन के रिवेंज लेने का समय आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन अपने पास्ट को भूल जाए और एक काफी अच्छी जिंदगी जिए तो मुझे उसके लिए स्टैन फैमिली से रिवेंज लेना होगा। तभी क्राउन प्रिंस केल से कहता है मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। केल कहता है हाँ आपने सही कहा योर हाइनेस, बिल्कुल आपकी तरह। तभी क्राउन प्रिंस आगे कहता है मुझे वह चीज मिल गई है इसलिए जितना जल्दी हो सके आप हमारे किंगडम में वापस आ जाएं। केल कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं जितनी जल्दी हो सके
वहाँ पर पहुँचने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केल कुछ डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था और फिर रिताना से कहता है, मिस रीना यह तो काफी ही ज्यादा है। रिताना कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बल्कि आपको रिपे करना चाहती थी, इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। यह सुनकर केल कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे यह पूरी जगह चाहिए तो आप क्या करेंगे? यह सुनकर रिताना मुस्कुराते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। रिताना की बात को सुनकर केल काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे जैसी उम्मीद थी कि रिताना एहसान 10,000 गुना ज्यादा वापस करती है, तो इसका मतलब सभी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से हो रही हैं। और फिर रिताना से कहता है, यह जगह काफी बड़ी है, मुझे बस एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बस आराम कर सकूं। केल की बात को सुनकर रिताना और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, उन्होंने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके काइंडनेस को कैसे रीपे करूं। और फिर केल से पूछती है, तो यंग मास्टर केल क्या मैं आपके फैमिली के नाम को जान सकती हूँ? केल कहता है, मिस रीना मैं बस यहाँ से शांति से जाना चाहता था और मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाइए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। रीना कहती है, आपने अभी तक मुझे अपनी फैमिली का नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपके फैमिली का नाम जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में चलकर आपके काइंडनेस को वापस करना चाहती हूँ। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, मुझे किसी भी तरह का एहसान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे काफी सारा मैजिक स्टोन चाहिए जो काफी ही ज्यादा कीमती होता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे काफी सारा मैजिक स्टोन दे दो जो काफी हाई ग्रेड का हो। तभी रीना केल से आगे कहती है, अगर आप उस लैंड को देखने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ। और फिर चिल्लाकर कहती है, 10। यह सुनकर वहाँ पर रीना का ब्लैक पैंथर आ जाता है और फिर वह केल से कहती है, तो ठीक है आपके साथ 10 जाएगा जो काफी तेजी से आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। लेकिन केल उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मुझे सच में इसके साथ जाना होगा? तभी ब्लैक पैंथर केल को अपनी पीठ पर बैठाने के लिए झुक जाता है, जिसे देखकर रीना कहती है, यह मेरा पहली बार है कि 10 किसी के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह मेरे अलावा किसी को भी पसंद नहीं करता। केल कहता है, क्या सच में? रीना कहती है, हाँ बिल्कुल, इसलिए अब आप जाकर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। केल उसके ऊपर बैठते हुए अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ भी ना हो और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी लायन के पीठ पर बैठ रहा हूँ। तभी रोजलिन केल से कहती है, यंग मास्टर हम यहाँ के सभी चीजों का ध्यान रख लेंगे और जब आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो हम सभी साथ में चलेंगे। केल कहता है, हाँ मैं इन सभी चीजों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि रोजलिन यहीं पर रुक रही है, क्योंकि अगर वह मेरे पीछे आती तो वह मैजिक स्टोन को देख लेती जो काफी बुरा होता। और फिर कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए। तभी रिताना मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर केल आप अपना ध्यान रखिएगा। तभी केल कहता है, 10 चलो चलते हैं। यह सुनकर 10 केल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उनको देखते हुए रिताना अपने मन में कहती है, मैं पहली बार 10 को किसी के साथ भेज रही हूँ, लेकिन मुझे काफी चिंता थी कि कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। और वहाँ के सभी लोग केल को देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उन सभी के लिए केल एक हीरो था। लेकिन केल इन सभी से काफी परेशान हो गया था और अपने मन में कहता है, मुझे सच में जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल पूछता है, यह जगह तो काफी ब्यूटीफुल है, क्या इधर से ही सनराइज होता है? वह पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी केल लॉक से कहता है, लॉक अब आगे से तुम मेरे पीछे मत आओ, बस यहाँ पर 10 के साथ खेलो। लॉक कहता है, ठीक है। तभी बिकॉक्स कहता है, मैं इन दोनों के ऊपर नजर रखूंगा। और वे दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। तभी केल बिकॉक्स से हंसते हुए कहता है, बिकॉक्स क्या तुमने रोन किंगडम के वेस्ट एरिया को देखा है? बिकॉक्स कहता है, नहीं। तो क्या तुम सच में उसे देखना चाहते हो? बिकॉक्स कहता है, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तभी केल अपने मन में कहता है, यह सभी चीजें मेरे प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि फ्यूचर में चलकर मुझे बिकॉक्स के जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि वह लोगों को टॉर्चर करने में काफी ही ज्यादा प्रो है। और फिर उन दोनों के बारे में सोचते हुए
अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि वे दोनों अभी भी स्टैन फैमिली के अंदर होंगे। तभी उसकी नजर एक मैजिक स्टोन पर जाती है जिसे देखकर ड्रैगन कहता है क्या एक आइटम, क्या यह कोई ट्रेजर है? केल कहता है यह एक मैजिक आइटम है जिससे हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं और अपने मन में कहता है हाई ग्रेड मैजिक स्टोन की कीमत काफी ही ज्यादा होती है और इसे मैं काफी अच्छे दामों में क्राउन प्रिंस को बेच सकता हूँ। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान मुझे भी एक ऐसा चाहिए। केल कहता है तो ठीक है, तुम जाकर उनमें से एक ले सकते हो जो तुम्हें काफी अच्छा लगे। यह सुनकर ड्रैगन काफी खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया इंसान। तभी केल आगे ड्रैगन से कहता है तुम बस एक स्टोन और एक सीड को ले सकते हो। ड्रैगन कहता है हाँ मैं समझ गया और फिर अपने मन में कहता है तो अब मैंने यहाँ की सभी चीजों को संभाल लिया है तो अब मुझे अपने फैमिली यानी कि हैनिटियोस फैमिली में सभी लोगों के साथ वापस लौटना चाहिए। अगले सीन में हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केल अभी भी रिताना के ट्राइब में था। तभी वह अपने साइड में देखता है जहाँ पर सभी लोग आ गए थे और फिर वह खड़ा होते हुए कहता है अगर सभी चीजें तैयार हो चुकी हैं तो हमें वापस चलना चाहिए। हांस पूछता है यंग मास्टर क्या हम वापस से विपर किंगडम जा रहे हैं? केल कहता है नहीं। यह सुनकर हांस केल से वापस से पूछता है तो आखिरकार हम कहाँ पर जा रहे हैं? अगले सीन में हम नाव को देखते हैं जिसके अंदर हम बिलोस को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड होता है। तभी वही पर्सन केल से पूछता है यंग मास्टर क्या आप जा रहे हैं? केल उसे सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहता है। तभी बिलोस केल की तरफ आने लगता है और केल उसकी तरफ एक पैसों से भरे बैग को फेंक देता है जिसकी वजह से बिलोस कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वहां से जाने के लिए सभी चीजें तैयार हो चुकी थी। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान तो क्या अब मैं वैनियन स्टैन से अपने रिवेंज को ले सकता हूँ? केल कहता है हाँ बिल्कुल, जल्द ही तुम अपने रिवेंज को लोगे। अगले सीन में हम हैनिटियोस टेरिटरी को देखते हैं जहाँ पर केल पहुंच चुका होता है, जहाँ पर काउंट केल से कहते हैं तुम सेफली वापस आ गए, मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि मैं तुमको लेकर काफी चिंता कर रहा था। तभी उनकी नजर म्यूलर पर जाती है और वो केल से उसके बारे में पूछते हैं। तभी केल म्यूलर से कहता है म्यूलर जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। यह सुनकर म्यूलर घबराते हुए कहता है हेलो, मेरा नाम म्यूलर हॉर्न है और मैं हॉर्न फैमिली का हेड हूँ। हमारी फैमिली पूरे 200 सालों से चीजों को डिजाइन और उसे प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप मुझे किसी भी तरह का ऑर्डर देते हैं तो मैं उसे कंप्लीट करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी केल काउंट से कहता है मैंने सुना है कि आप हमारे कैसल के वॉल को रिपेयर करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि जल्द ही युद्ध होने वाला है। और फिर म्यूलर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये पर्सन हॉर्न फैमिली का हेयर है जिसने मैजिक टावर को डिजाइन किया था, इसलिए आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस युद्ध का प्रभाव हमारे भी ऊपर पड़ेगा लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता होगा कि जल्द ही वेस्ट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और फिर अपने मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में फादर को पता था क्योंकि उन्होंने अचानक से अपने कैसल की दीवार को रिपेयर करवाना शुरू कर दिया था। और फिर काउंट से आगे कहता है फादर इस बात को मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ कि क्राउन प्रिंस ने मुझे विपर किंगडम इसलिए भेजा था क्योंकि नॉर्थ में एक संगठन बनाया जा रहा है। केल की बात को सुनकर फादर काफी ही ज्यादा हैरान और घबरा जाते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर केल अपने मन में कहता है उनके रिएक्शन को देखकर साफ पता चलता है कि यह इंफॉर्मेशन काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे कहता है नॉर्थ में पूरे 3 किंगडम हैं जिनमें से एक फावर्न किंगडम है जो नॉर्थ के एकदम कोने में लोकेटेड है जिसे गार्डियन नाइट का किंगडम भी कहा जाता है। लेकिन काउंट काफी ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था कि इसके पीछे विपर किंगडम या फिर मोगर एम्पायर हो सकता है। लेकिन केल आखिरकार वे लोग उस खाई से कैसे बाहर आ सकते हैं? और ऊपर से रास्ते में ही फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस पड़ता है जो काफी ही ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि वे लोग इतने खतरनाक चीजों को पार कर कर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ जाए। अपने फादर की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मौत की खाई नॉर्थ कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है और जहाँ पर वह खाई खत्म होती है वहीं
वहीं से फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को पूरा यकीन है कि वे लोग कभी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में नहीं आ सकते। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आने का एक दूसरा रास्ता भी है। और फिर अपने फादर से कहता है, फादर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आने का बस एक ही रास्ता नहीं है। केल की बात को सुनकर म्यूलर भी सोचते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में नाव की हेल्प से भी आ सकते हैं। म्यूलर की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, हाँ उसने सही कहा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आने का नाव भी एक रास्ता है, लेकिन एक और रास्ता है जिससे हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ सकते हैं। और इसी वजह से दूसरे सभी किंगडम फॉरेन किंगडम से मिल गए हैं। और ऊपर से फ्यूरन किंगडम काफी ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस पूरे किंगडम में नाइट भरे पड़े हैं और हम उसे गार्डियन नाइट किंगडम भी कह सकते हैं। और एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से फ्यूरन किंगडम इतना पावरफुल बना है, वाइवर्न नाइट। ऐसे नाइट जो वाइवर्न की सवारी करते हैं, जिसकी वजह से वे काफी पावरफुल हैं और पूरे आसमान के ऊपर रूल करते हैं और उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। और ये सभी नाइट काफी आसानी से मौत की खाई और फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस को पार कर सकते हैं। और नॉर्थ के तीनों किंगडम सीक्रेट रूप से नाव को बना रहे हैं और इसमें पूरे 5 साल लगने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। इसका मतलब जल्द ही वे सभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे। इसलिए मुझे एमिरल की मदद करनी होगी काफी सारे नेवल ट्रूप्स को बनाने के लिए, यानी कि समुद्री सेना जो समुद्र के अंदर रहकर उन लोगों से फाइट कर सके। और जब वह समय आएगा तो मुझे पता नहीं रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि द बर्थ ऑफ ए हीरो नोवेल की शुरुआत में इस नोवेल का मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन वॉल्यूम 1 के बाद वह काफी ही ज्यादा ताकतवर बन गया। तो अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे भी ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी काउंट केल से कहते हैं, केल मैं एक फादर होने के नाते तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन मैं एक टेरिटरी का लॉर्ड हूँ, इसलिए मुझे चेक करना होगा कि तुमने जो कहा वो सच है कि नहीं। इसलिए जल्द से जल्द मैं इस बात को कंफर्म कर लूंगा। और मुझे जब पता चल गया कि तुम्हारी सभी बातें सच हैं, तो जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। और फिर केल से आगे कहते हैं, केल जब मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया तो मुझे एक बात रियलाइज हुई, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अपने फादर की बात को सुनकर केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, पैसा युद्ध के समय काम नहीं आएगा, लेकिन इस पैसे से हम युद्ध से पहले काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तभी केल उन्हें ग्रीट कर कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से फादर उससे पूछते हैं, केल क्या तुमने इस फैमिली के हेड के बारे में कुछ सोचा? यह सुनकर केल उनसे कहता है, नहीं मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। काउंट को केल के अंदर वेसन दिखता है, जिसे देखकर वह हंसते हुए कहते हैं, वो अच्छा मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसन फ्यूचर में चलकर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। यह सुनकर केल वहां से जाते हुए कहता है, फादर आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसन मुझसे भी काफी अच्छे तरीके से इस टेरिटरी को संभाल सकता है। और फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है। तभी म्यूलर केल से कहता है, यंग मास्टर तो आप मुझसे इसीलिए इतने सारे नाव और कैसल को बनवा रहे हैं? केल कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर उसके लॉकेट को टच करते हुए कहता है, अगर तुमने काफी अच्छे कैसल को बनाया तो हम कभी भी नहीं मरेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। और अगर तुमने अपने काम को पूरा कर दिया तो तुम्हें काफी सारा गिफ्ट मिलेगा। यह सुनकर म्यूलर कहता है, यस सर मैं समझ गया, मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां पर हम कभी भी नहीं मरेंगे। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर केल चोईहान से कहता है, चोईहान चलने का समय हो गया। यह सुनकर चोईहान कहता है, यंग मास्टर लेकिन हमें इस टेरिटरी में आए हुए 4 दिनों से ज्यादा समय हो गया, क्या मैं रोजलिन और लॉक को भी बुला लूं? केल कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यह काम हम सिर्फ करेंगे। तभी वह सभी भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। केल आगे कहता है, बिकॉक्स भी बाद में हमारे साथ आएगा, क्योंकि उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना है और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चोईहान कहता है, क्या यह मामला मार्केस स्टैन फैमिली से रिलेटेड है? केल कहता है, तुम काफी जल्दी बात को समझ जाते हो। और फिर मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, तो चलो चलते हैं, क्योंकि रिवेंज लेने का समय आ गया। और इन सब से ड्रैगन भी काफी खुश होता है, क्योंकि वह जिस दिन
उनका इंतजार कर रहा था वह दिन फाइनली आ गया। अगले सीन में हम एक कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर केल बैठकर अपने प्लान को पूरा करने के लिए जा रहा था। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान कि हम टेलीपोर्ट मैजिक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाल ही में ड्रैगन ने रोजलिन से टेलीपोर्ट होने वाले मैजिक को सीखा था। ड्रैगन को इतना एक्साइटेड देखकर केल भी अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने मैजिक का यूज करना चाहता है और ऊपर से इंसानी मैजिक को सीखने के बाद वह और जल्दी ग्रो हो जाएगा। ड्रैगन के ग्रोथ के कुल 3 फेस होते हैं जिनमें से पहले में उनके बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, लेकिन दूसरे और तीसरे फेस में उनकी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर और साइज बदल जाता है और जब एक बार रोन अपने रिवेंज को ले लेगा तो और भी जल्दी ताकतवर बनेगा। तभी ड्रैगन केल से फिर से कहता है इंसान आखिरकार हम टेलीपोर्ट मैजिक का यूज क्यों नहीं कर सकते। केल कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर जाने के बाद हमें उनका इंतजार करना होगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम धीरे धीरे वहां पर पहुंचे। तभी चोई हान केल से पूछता है यंग मास्टर केल आखिरकार हम कैसे मार्केस स्टैन टेरिटरी के अंदर अपने प्लान को पूरा करेंगे। मुझे आपके ऊपर यकीन है लेकिन फिर भी आखिरकार हम कैसे मार्केस स्टैन और वेनियन से डील करेंगे। और फिर आगे केल से कहता है और ऊपर से टेलर स्टैन जिसे उसके ही फैमिली से निकाल दिया गया था उसने अचानक से अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया और काफी सारे फैमिली उसे सपोर्ट कर रही हैं। तभी केल कहता है क्या काफी सारी फैमिली टेलर स्टैन को हेड बनने के लिए सपोर्ट कर रही है। चोईहान कहता है हाँ आपने सही कहा और ऊपर से मार्केस स्टैन फैमिली का हेड इन सब के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहा और उन सभी चीजों को बैठकर सिर्फ देख रहा है। यह सुनकर केल उससे कहता है वह ज्यादा लंबे समय तक स्टैन फैमिली का लॉर्ड नहीं रहेगा और ऊपर से वह उन दोनों को रोक भी नहीं सकता क्योंकि उनके फैमिली का सिर्फ एक ही मोटो है कि सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचता है और ऊपर से उन दोनों के फादर ने सिर्फ अपने फैमिली के हेड बनने के लिए अपने सभी भाइयों को मार डाला था और मार्केस स्टैन फैमिली के हेड टेलर को मार भी नहीं सकते क्योंकि वह धीरे धीरे काफी ही ज्यादा ताकतवर हो रहा है। उनके फैमिली के सिचुएशन को सुनकर चोईहान भी काफी हैरान हो जाता है और फिर केल से पूछता है तो आखिरकार हम वेनियन स्टैन के साथ क्या करेंगे। तभी रेड कहता है हम उसे किडनैप करेंगे। रेड की बात को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ उसने सही कहा लेकिन उसे किडनैप करने के लिए हमें किसी की जरूरत है। चोईहान पूछता है किसकी। यह सुनकर केल उससे कहता है एक ऐसा पर्सन जिसे तुम पहले से ही जानते हो। केल की बात को सुनकर चोईहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके मन में सिर्फ टेलर स्टैन का ही नाम था। तभी केल उसे बताता है ओडियस फ्लिन यानी कि बिलोस का अंकल। चोईहान हैरान होते हुए कहता है क्या मर्चेंट ग्रुप का ऑनर। यह सुनकर केल कहता है हाँ तुमने सही कहा वह बिलोस का अंकल है जो नॉर्थ वेस्ट के सभी पावर को कंट्रोल करता है और ओडियस फ्लिन वह एक ऐसा पर्सन है जिससे मुझे मुलाकात करनी होगी। अगले सीन में हम ओडियस फ्लिन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए केल पहुंच चुका होता है और अपने साइड में देखते हुए कहता है यहाँ पर प्रिस्टेस केज भी है जिसका मतलब आज जो सभी बातें होने वाली हैं वे सभी बातें सिर्फ हम तीनों के ही बीच रहेंगी। तभी ओडियस कहता है यंग मास्टर मुझे पता ही नहीं था कि आप पहले से ही प्रिस्टेस केज को जानते हैं। ओडियस की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मैं उसकी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि वह पूरे अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज करता है, लेकिन दूसरी तरफ केज जिसे अंडरवर्ल्ड से सख्त नफरत है और वे दोनों साथ में एक ही रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तभी केज केल से पूछती है यंग मास्टर केल यंग मास्टर टेलर ने आपसे कहा है कि वे सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। केज की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है क्या सब कुछ। मुझे लगता है कि वह डार्क साइड के बारे में बात कर रहा है। डार्क साइड एक ऐसी जगह है जो स्टैन टेरिटरी से बिलोंग करती है जहाँ पर सभी बुरे काम होते हैं, गैम्बलिंग, अल्कोहल, ब्लैक मार्केट, ट्रैफिकिंग, स्लेव मार्केट, वायलेंस और भी ऐसी काफी सारी चीजें जिसकी वजह से स्टैन फैमिली को काफी सारा प्रॉफिट होता है और इसी डार्क साइड की वजह से मैं ओडियस फ्लिन से मिलने के लिए आया हूँ। तभी केज कहती है एक नोबल और एक फैमिली की मेंबर होने के नाते यंग मास्टर टेलर अंडरवर्ल्ड से सख्त नफरत करते हैं। केल कहता है हाँ मैं भी नफरत करता हूँ। तभी केज आगे कहती है तो इसका मतलब आपको सिटीजन्स के लाइफ की वैल्यू पता होगी और मुझे लगता है कि हैनिट्यूज टेरिटरी के अंदर कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। यह सुनकर
केल कहता है हाँ तुमने सही कहा, और फिर अपने मन में कहता है यह सच है कि हैनिटियस फैमिली के अंदर कोई भी अंडरवर्ल्ड या फिर कोई गैम्बलिंग वाले काम नहीं होते। और फिर अपने फादर के बारे में बात करते हुए अपने मन में कहता है काउंट डेरथ एक नॉर्मल से नोबल लग सकते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वे सबसे आगे रहते हैं, और उन्हें काफी अच्छे से मालूम है कि पैसे से यह सभी काम नहीं हो सकते। लेकिन मार्केस स्टैन फैमिली में यह चीज बिल्कुल अलग है। वे लोग गैम्बलिंग और सभी लीगल काम करते हैं। लेकिन नोवेल के शुरुआत में हमें वैनियन और मार्केस स्टैन के बारे में कुछ बताया गया था कि वैनियन स्टैन अंडरवर्ल्ड के अंदर सभी गंदे काम करता है और वह किसी के भी बारे में नहीं सोचता, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड स्टैन टेरिटरी के अंदर अभी भी चल रही है। और इसी बात से मैं समझ गया था कि आखिरकार वैनियन कैसा है जिसने अपने बड़े भाई को क्रिपल कर दिया और उसे मारने की कोशिश की बस फैमिली का हेड बनने के लिए। तो इससे साफ पता चलता है कि असल में उसका असली नेचर कैसा है। तभी ओडियस कहता है मुझे पहले से ही मालूम है कि यंग मास्टर टेलर चाहते हैं कि मैं स्टैन फैमिली से अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दूं। मुझे लगता है कि वे सच्चे नोबल हैं और हमेशा न्याय ही चाहते हैं। ओडियस की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है अगर मैं सच कहूँ तो ओडियस की ही वजह से स्टैन फैमिली नीचे गिर गई थी नोवेल के अंदर, और वह सिर्फ वैनियन को रोकने के लिए अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से वह अपने ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करे। और फिर उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपने फाइटिंग को बाद में कर लेना, सबसे पहले हम अपने एनिमी को खत्म करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले वैनियन से छुटकारा पाना होगा। ओडियस पूछता है तो आखिरकार आप उसके साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन कहता है उसे मार दो। लेकिन केज घबराते हुए कहती है इससे काफी बड़ी परेशानी हो सकती है। उसकी बात को सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे मालूम है कि हम उसे मार नहीं सकते, लेकिन हम उसे मौत से भी बदतर सजा दे सकते हैं। अगले सीन में हम स्टैन टेरिटरी को देखते हैं जहां पर वैनियन अपने कुछ सबॉर्डिनेट के साथ अपने स्टैन फैमिली से निकलकर भाग रहा था, और फिर काफी गुस्से में अपने मन में कहता है वो कमीना आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर टेलर वैनियन से कहता है मैं अपने फैमिली को नहीं मारना चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, जिससे मैं अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से रंगूंगा। इन सभी बातों को याद कर कर वैनियन काफी गुस्से में आ जाता है और फिर ब्लैक ड्रैगन को गाली देते हुए अपने मन में कहता है मुझे उस ब्लैक ड्रैगन को उसी दिन मार देना चाहिए था, जिससे यह सभी चीजें होती ही नहीं। आखिरकार सभी लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। तभी उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वह पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसके सबॉर्डिनेट का किसी ने गर्दन पकड़ लिया था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, और चंद ही पलों में उसके सभी सबॉर्डिनेट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक से इन सभी चीजों को होता हुआ देखकर वैनियन को कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर अचानक से वह अपने ऊपर देखता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि अभी अभी मैंने अपने ऊपर से कुछ सुना। लेकिन तभी वह काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी कोई कहता है क्या हालचाल है, जिसकी वजह से वैनियन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिरकार यह आवाज कैसी है। लेकिन उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि ड्रैगन ने अपने आप को विजिबल कर लिया था। और फिर हंसते हुए वैनियन से कहता है वैनियन फाइनली हम दोनों एक दूसरे से मिल गए। ड्रैगन को वहां पर देखकर वैनियन की हालत खराब हो जाती है और वो घबराते हुए कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे हो। लेकिन ड्रैगन उससे कहता है क्या तुम हैरान हो गए क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी नहीं है और मेरी बॉडी खून से रंगी हुई नहीं है। वैनियन स्टैन क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हारे पास अपने रिवेंज को लेने के लिए नहीं आऊंगा। देखो आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर अपने पावर का यूज वैनियन के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से रेड कलर का मिस्ट वैनियन को चारों तरफ से कवर करने लगता है और उसके चिल्लाने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम केल के कैरेज को देखते हैं जहाँ पर केज अपने सामने का नजारा देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वैनियन बेहोश था और उसे चोईहान ने उठा रखा था। तभी केल केज से कहता है तुम इन लोगों का ध्यान रख लेना क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन केज अभी भी काफी हैरान
हैरान होती है और फिर केल से कहती है, यंग मास्टर क्या आपको याद है कि आपके पास सिर्फ 4 ही दिन है? केल कहता है, हाँ मुझे याद है। तभी केज आगे कहती है, इसलिए आप अपने काम को 4 ही दिन में पूरा करने की पूरी कोशिश करना और उसके बाद वैनियन को हमें लौटा देना। केल कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी चोईहान वैनियन को कैरेज के अंदर डाल देता है और केल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस 4 दिन को उसके लिए हिल बना दूं और अगर मैं उसे माफ करने की कोशिश भी करता हूं तो फिर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर केल अपनी कैरेज के साथ कहीं पर आ गया था और उस कैरेज को ओडियस चला रहा था और फिर कैरेज से उतर जाता है। तभी केल ओडियस से कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर ओडियस वहाँ से जाने लगता है और फिर पीछे मुड़कर अपने मन में कहता है, सभी लोगों को लगता है कि यंग मास्टर काफी अच्छे पर्सन है और ऊपर से चोईहान काफी ही ज्यादा काइंड पर्सन है जो हमेशा सच्चाई के रास्ते को फॉलो करता है और वह बिना किसी सवाल के यंग मास्टर के हर एक बात को मानता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्यों उनके हर एक बात को मान रहा हूँ। अब मुझे सभी बातें समझ में आ रही है और वैनियन स्टैन को पर्सनली देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि इन सभी कामों को मेरे लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल वैनियन को एक कमरे के अंदर लेकर आ गया था। तभी बिकॉक्स कहता है, यंग मास्टर क्या आपने अपने काम को पूरा कर लिया? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। तो चलो असली खेल को शुरू करते हैं। हम उस कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस कमरे के अंदर काफी सारे वेपन होते हैं जो टॉर्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि वैनियन के साथ काफी कुछ होने वाला है। तभी केल अपने मन में कहता है, यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मैंने बिकॉक्स को ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तभी बिकॉक्स पूछता है, यंग मास्टर क्या हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। बिकॉक्स कहता है, तो हमें सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? ड्रैगन कहता है, मैं उन सभी चीजों का हिसाब लेना चाहता हूँ जो उसने मेरे साथ किया था। उसने मुझे पूरे 4 सालों तक तड़पाया था और एक अंधेरे से गुफा के अंदर बंद कर कर रखा था। मुझे उस समय उस गुफा के अंदर बहुत डर लगता था, लेकिन मैं उस समय कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन अगले 4 दिनों तक मैं उसे उतना ही दर्द महसूस करवाना चाहता हूँ जितना उसने मुझे उन 4 सालों के अंदर महसूस करवाया था। इसलिए मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह टॉर्चर करना है। तभी केल किक मारकर वैनियन को चेयर से नीचे गिरा देता है, लेकिन अभी भी वैनियन बेहोश था। तभी केल ड्रैगन से कहता है, इसमें दखल देने के लिए माफ करना, अब तुम उसके साथ जो करना चाहती हो कर सकते हो। और फिर अपने मन में कहता है, उसके बाद रॉन ने उसे डिटेल में बताया कि वैनियन ने उसे किस तरह तड़पाया था और उसने बिकॉक्स को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या करना है। और फिर मुस्कुराते हुए बिकॉक्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, और मुझे जैसी उम्मीद थी। हम बिकॉक्स को देखते हैं जो ड्रैगन की सभी बातों को सुनकर वैनियन के ऊपर काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर तैयार होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने काम को शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मेरा खून उबल रहा है। केल कहता है, इसे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए खाने को बनाओ। बिकॉक्स कहता है, क्या अभी यहीं पर? केल कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रॉन को भूख लगी है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन को। हम उसके आंखों में उन सभी दर्द को साफ साफ देख सकते हैं। और फिर वो बिकॉक्स से कहता है, वह जब भी मुझे पीटता या फिर मारता था तो उस समय वो खाना खाता था और कहता था कि मेरे ब्लड को देखकर उसे खाना खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। इन सभी बातों को सुनकर चोईहान का भी खून उबलने लगता है। तभी बिकॉक्स भी काफी गुस्से में आ जाता है और फिर तैयार होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे टॉर्चर करने से पहले एक काफी अच्छे खाने को तैयार करता हूँ। और काफी ही ज्यादा बैडेस दिख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वैनियन घबराकर और हैरान होकर अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? तभी उसे ड्रैगन याद आता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे याद आया, मैंने उस क्रेजी ड्रैगन को देखा था। क्या उसी ने मुझे इस जगह पर बंद किया है? और जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने केल उन सभी के साथ बैठा था। तभी वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर से कोई भी आवाज नहीं निकलती क्योंकि उसके गले पर एक डिवाइस लगा था जिससे वह कुछ भी ना बोल सके और वो घबरा
घबराते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरे आवाज के साथ क्या हुआ, आखिरकार मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा। तभी बिकॉक्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बिकॉक्स को अपने सामने देखकर वैनियन काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो केल के साथ मेज के ऊपर बैठा था और फिर काफी ही ज्यादा गुस्से में बिकॉक्स से कहता है, तो जल्दी से इसे शुरू करो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर खून किसी रंग की तरह चारों तरफ फैला हुआ था और वैनियन दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन उसके मुंह के अंदर से कोई भी आवाज नहीं निकल रहा था। उसे देखते हुए ड्रैगन को वही सभी बातें याद आती है जहाँ पर वैनियन जब उसे टॉर्चर करता था तो उससे कहता था शांत रहो, और ड्रैगन को टॉर्चर करने में उसे काफी मजा भी आता था। और जब ड्रैगन उसे घूर कर देखता था तो उसे वह और भी ज्यादा टॉर्चर करता था। इन सभी बातों को याद कर कर ड्रैगन बिना रुके खाने को खाता ही जा रहा था और दूसरी तरफ ग्रे और रेड काफी ही ज्यादा कांप रहे थे क्योंकि वह पहली बार अपने सामने इस तरह के मंजर को देख रहे थे। और फिर घबराते हुए केल से कहते हैं, क्या हमें सच में इसे देखने की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके लिए यह सीन काफी ही ज्यादा क्रूअल हो, या फिर वे लोग वैनियन को काफी ही ज्यादा बेचारा समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ड्रैगन के उस रूप को नहीं देखा है जब वैनियन उसे टॉर्चर करता था और काफी मजे लेता था। और मुझे लगता है कि इसी की वजह से वे लोग ऐसा फील कर रहे हैं। और फिर ग्रे को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें इसे देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम ड्रैगन को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा उदास होता है और वैनियन को तड़पता हुआ देखकर उसे वही सभी सीन याद आता है जब वैनियन इसी तरह उसे तड़पाता था। और इन सभी बातों को याद कर कर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा खाने को खाने लगता है, जिसकी वजह से केल ड्रैगन को लेकर परेशान हो जाता है और फिर ड्रैगन के आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें अपने आंसू को साफ कर लेना चाहिए क्योंकि यह आंसू तुम्हारे मुंह के ऊपर लग रहा है। और फिर बिकॉक्स से कहता है, रुको, क्या तुम उसके ऊपर पोशन का यूज करने जा रहे हो। केल की बात को सुनकर बिकॉक्स कहता है, हाँ मुझे उसे हील करना होगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मारा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इतना काफी है, मुझे इसे और भी ज्यादा टॉर्चर करना होगा। तभी केल ड्रैगन को अपने गोद में उठा लेता है जो काफी ही ज्यादा रो रहा था और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसके साइज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इसका वजन काफी ही ज्यादा बढ़ गया है। और फिर अपने चेयर से उठते हुए बिकॉक्स कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेते हैं। तभी बिकॉक्स केल से पूछता है, आखिरकार इसके जागने के बाद हम इसके साथ क्या करेंगे। यह सुनकर ड्रैगन रोते हुए कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, हम इसके जागने के बाद इसे फिर से टॉर्चर करेंगे। केल कहता है, इसने जैसा कहा इसके साथ वैसा ही करो। बिकॉक्स कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी केल दरवाजे को खटखटाता है जिससे चोइहान उस दरवाजे को खोल देता है और फिर हैरान होकर ड्रैगन की तरफ देखता है जो काफी ही ज्यादा रो रहा था। तभी केल ड्रैगन के साथ वहां से जाते हुए चोइहान से कहता है, चोइहान हमारे लिए एक नए वाइन को लेकर आओ। चोइहान कहता है, मैं समझ गया। तभी केल ड्रैगन से कहता है, रॉन तुम काफी कम समय में काफी ही ज्यादा चेंज हो गए हो और तुम्हारा वेट काफी ही ज्यादा बढ़ गया है। ड्रैगन केल से कहता है, कमजोर ह्यूमन, असल में मेरा वेट नहीं बढ़ा बल्कि तुम्हारा हाथ ही कमजोर है। यह सुनकर केल कहता है, आखिरकार अब मैं इस बात पर कह भी क्या सकता हूँ। तभी केल ड्रैगन से आगे कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि तुम काफी बड़े हो गए हो। अगले सीन में हम वैनियन को देखते हैं जिसके कानों में ब्लैक ड्रैगन की सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वैनियन स्टैन, याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ और ये मत सोचना कि तुम जिंदा बच जाओगे, और जब भी मुझे भूख लगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वैनियन काफी ही ज्यादा घबरा कर जागता है और वो अपने आप को एक काफी अजीब से कमरे के अंदर पाता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर कोई भी दर्द नहीं हो रहा और उस ब्लैक ड्रैगन की आवाज, आखिरकार यह सब क्या है, क्या यह कोई सपना था। लेकिन सच में यह काफी रियल फील हो रहा था। और फिर हंसते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो इसका मतलब यह सब सिर्फ एक सपना था, मैं तो डर ही गया था। तभी उसे मियाओ की आवाज आती है जिसकी वजह से उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि इन 4 दिनों में बिकॉक्स ने वैनियन के दिमाग के अंदर एक ट्रॉमा फिट कर दिया था जिसकी
जिसकी वजह से उसका मेंटल स्टेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। हम साइड में देखते हैं जहाँ पर केल रेड के साथ इनविजिबल होकर खड़ा था और फिर वैनियन को देखते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे उससे और भी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ड्रैगन फिर से वैनियन से कहता है तुम हमेशा याद रखना जब भी मुझे भूख लगी मैं तुम्हारे पास वापिस आऊंगा और तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इस आवाज को सुनकर वैनियन घबराते हुए कहता है क्या ड्रैगन आखिरकार तुम कहाँ हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और फिर काफी ही ज्यादा घबराते हुए उस कमरे के दरवाजे को खोलता है, लेकिन जब वह अपने सामने देखता है तो उसके सामने खोई खड़ा था और वो कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वैनियन काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यह कोई सपना है। तभी टेलर वैनियन से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी लंबे समय से सपना देख रहे थे, सोल्जर्स जल्दी से इसे अरेस्ट कर लो। तो इसी सीन के साथ वैनियन का खेल यहीं पर खत्म होता है और फाइनली ब्लैक ड्रैगन का रिवेंज पूरा हो गया। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।